क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे को देखेंगे जो बहुत चर्चा में है और एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है कि परिसीमन आयोग किसे कहते हैं। परिसीमन आयोग केवल छात्रों के लिए या स्टूडेंट या सिविल सर्विस तैयारी करने वालों के लिए जानना ही जरूरी नहीं है, ये आम जनता को भी जानना जरूरी है कि परिसीमन आयोग होता क्या है, परिसीमन आयोग क्या तय करता है। परिसीमन आयोग लोकसभा और विधानसभा के जो क्षेत्रों का परिसीमन करता है, उसको बाउंड्री में बांधता है। वो कैसे बांधता है, किस संवैधानिक अधिकार के तहत इसको बांधता है, किस जो है आधिकारिक या अनुच्छेद के तहत परिसीमन आयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे। और लोकसभा की जो सीटें हैं 543 से वो बढ़ करके 850 होने जा रही हैं। तो 850 जो सीटें होंगी वो क्यों हो रही हैं, पीछे बदलाव क्या है, विपक्ष का इसमें सवाल क्या है, सबको एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग का साफ साफ उल्लेख आर्टिकल 82 में किया गया है और कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद संसद को यह अधिकार है कि वह लोकसभा और राज्य की विधानसभा सीटों का निर्धारण कर सकती है, परिसीमन आयोग का गठन कर सकती है। परिसीमन आयोग के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। कहीं कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है आपका कि परिसीमन आयोग लोकतंत्र का एक ब्लूप्रिंट है, भारत के चुनावी मानचित्र को आकार देने वाली एक सर्वोच्च शक्ति है। ये एक ऐसी शक्ति है जिसके जो सिफारिश करता है, जो परिसीमन आयोग जिस सीमा के तहत लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के क्षेत्रों का निर्धारण करता है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं भी ये न्यायिक समीक्षा से परे होता है। इसको जो है न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है, वो पावर होती है परिसीमन आयोग में। तो इसको हम यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि परिसीमा, याद रखिएगा सीमाओं का पुनर्निर्धारण को क्या कहते हैं, परिसीमन कहते हैं। तो याद रखिएगा परिसीमन का शाब्दिक अर्थ होता है कि सीमाएं तय करना, या एक उच्चाधिकार प्राप्त क्या होता है, निकाय होता है। उच्चाधिकार प्राप्त निकाय क्यों होता है, क्योंकि इसको संविधान ने यह अधिकार दे रखा है। इसीलिए आर्टिकल 82 में ये साफ साफ कहा गया है कि संसद को यह अधिकार है कि वो परिसीमन आयोग के तहत सीमाओं का निर्धारण कर सकता है। ठीक है, इसे सीमा आयोग बाउंड्री कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। और इसका मुख्य जो कार्य है, देश या राज्य के भीतर लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों की जो आपका भौगोलिक सीमाओं को फिर से क्या करना है, निर्धारित करना है। ये समय समय पर क्यों निर्धारित किया जाता है, क्यों कहते हैं इसको सीमाओं का पुनर्निर्धारण कहते हैं, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं की सीटों का निर्धारण होता है। और जनसंख्या जिस तरह से बढ़ती है तो अलग जब जनगणना होगी तो उसके हिसाब से जनसंख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो सबका समान प्रतिनिधित्व संसद में हो सके, इसीलिए सीमाओं का पुनर्निर्धारण बार बार किया जाता है। तो परिसीमन आयोग अभी तक 4 बार बनाया जा चुका है और अंतिम बार 2002 में बनाया गया था। और कब कब बनाया गया सभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसमें कौन, इसकी संरचना क्या होती है, इसको कैसे गठित किया जाता है, क्या होता है, हम डिटेल में बात करेंगे। तो याद रखिएगा सीमाओं का क्या करता है, ये पुनर्निर्धारण करता है। अर्थात ये जो है जनसंख्या के आधार पर जो जनसंख्या बढ़ जाती है उस आधार पर लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं का निर्धारण कर सकता है और सीटों का बंटवारा कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं आपका एक वोट एक मूल्य का संतुलन, याद रखिएगा इसका सबसे महत्वपूर्ण और कह सकते हैं एकमात्र उद्देश्य यही है परिसीमन आयोग का, एक मूल्य एक मतलब एक वोट एक मूल्य का संतुलन बनाए रखना। ये इसका जो है मूल मंत्र है, याद रखिएगा। अगर हम भूतकाल की बात किया जाए तो शहर और ग्रामीण मान लो अगर इक्वल है, समय के साथ जब बदलाव होता है तो शहरी क्षेत्रों में बदलाव जनसंख्या ज्यादा हो जाती है और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में जब परिसीमन होता है, जनसंख्या का भौगोलिक जब बदलाव होता है, तो याद रखिएगा परिसीमन के बाद उसे क्या करते हैं, उसे हम इक्वल शहरी और ग्रामीण, चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण हो, सबके एक वोट एक मूल्य के क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। समान प्रतिनिधित्व हो सके ये उद्देश्य होता है। यह सुनिश्चित करना कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या लगभग समान हो, ताकि किसी क्षेत्र से भेदभाव ना हो सके, किसी भी क्षेत्र से भेदभाव ना हो सके, सबका समान प्रतिनिधित्व हो सके। इसीलिए परिसीमन किया जाता है जनसंख्या के आधार पर।
भौगोलिक समायोजन की बात करें तो समय और शहरीकरण के साथ याद रखिएगा बदलती जनसंख्या के वितरण को समायोजित करना यह भी एक परिसीमन आयोग का उद्देश्य होता है। इसके अलावा आरक्षित सीटों की बात किया जाए तो जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों की पहचान भी करना होता है। तो जब परिसीमन इस बार होगा तो सीटों की संख्या बढ़ के 850 हो जाएंगी। तो उसमें याद रखिएगा एससी और एसटी और साथ में जो महिलाओं की जो सीटों की संख्या बढ़ोतरी की जाएगी, इस वजह से इस बार लोकसभा की सीटें क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी। तो उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटें भी क्या हो जाएंगी, अपने आप बढ़ जाएंगी, क्योंकि आरक्षण उनको उतना दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं जो है संवैधानिक आधार पर सीमन की प्रक्रिया क्या होती है, इसका संवैधानिक आधार क्या होता है अगर बात किया जाए तो जनगणना, प्रत्येक जनगणना के बाद प्रक्रिया की शुरुआत करने का प्रावधान है। आर्टिकल 82 में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 82 भारत की संसद द्वारा परिसीमन अधिनियम को जो है क्या करना, पारित किया जा सकता है। तो प्रत्येक ये लिखा, साफ साफ लिखा है कि भारत की संसद द्वारा यह अधिकार परिसीमन किया गया। तो संसद को यह अधिकार है कि अपने क्षेत्रों का निर्धारण खुद कर सकती है, अर्थात वो परिसीमन आयोग बना सकती है। ठीक है, आयोग का गठन कैसे होगा, तो अधिनियम पारित होने के बाद होता है, ये भी याद रखिएगा। और अधिनियम अभी पारित किया जाएगा, तो अधिनियम पारित होने के बाद केंद्र सरकार द्वारा परिसीमन आयोग का क्या होता है, गठन होता है। लेकिन परिसीमन आयोग गठन याद रखिएगा संसद द्वारा होगा, लेकिन अधिनियम बना के किया जाएगा, ये याद रखिएगा। स्टेप बाय स्टेप जब समझते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आता है। और फिर क्या होगा याद रखिएगा, तो आर्टिकल 82 के तहत अगर देखा जाए तो परिसीमन आयोग गठन संसद कर सकती है। लेकिन अगर कहा जाए तो अनुच्छेद 170 क्या कहता है कि राज्यों को नए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो यह 170 के तहत याद रखिएगा जो राज्य की विधानसभाओं की सीटें होती हैं उनका भी परिसीमन साथ में होगा। तो परिसीमन राज्यों में भी जब होगा तो राज्यों की विधानसभाओं की भी सीटें बढ़ जाएंगी, और याद रखिएगा लोकसभा की सीटें भी बढ़ जाएंगी। याद रखिएगा 2026 तक सीटें नहीं बढ़ेंगी, इसका भी प्रावधान किया गया था, संविधान में संशोधन किया गया था। तो कौन से संशोधन हुए थे इसको भी जानना जरूरी है, जिसको हम अभी आगे आपको हम एक एक करके बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम परिसीमन आयोग के जो है क्या कहते हैं अधिकार की बात करें तो अधिकार का त्रिकोण अगर कहा जाए तो आयोग की संरचना कैसे है, तो याद रखना जो परिसीमन आयोग बनाया जाता है उसका गठन राष्ट्रपति करते हैं। तो लिखा है भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है, परिसीमन आयोग का गठन होता है। केंद्र सरकार गठन करती है, राष्ट्रपति उसका अधिकार है। याद रखिएगा परिसीमन आयोग की बात करें तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के जो है आपका एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। यहाँ मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान नहीं किया गया, यहाँ केवल सेवानिवृत्त न्यायाधीश का प्रावधान है, जो सर्वोच्च न्यायालय के क्या होंगे, जो आपका सेवानिवृत्त अर्थात रिटायर्ड जज होंगे। याद रखिएगा ये अध्यक्ष पद, ये अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे किसमें, परिसीमन आयोग में। इसमें जो सदस्य होते हैं, एक सदस्य क्या कहां से आते हैं, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या उनके द्वारा नामित चुनाव आयुक्त। तो इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं या उनके द्वारा जो नामित व्यक्ति होगा वो भी एक सदस्य होता आयोग का, परिसीमन आयोग का। तो याद रखना इसमें मुख्य जो है जो आपका जो चुनाव आयोग है इसकी भी भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक सदस्य और हो सकता है, एक और होता है संबंधित राज्यों के राज्य चुनाव आयुक्त भी उसमें क्या होते हैं, एक सदस्य होते हैं। तो याद रखिएगा राज्य चुनाव आयुक्त का एक सदस्य, केंद्रीय चुनाव आयोग का या खुद उसका नामित द्वारा एक सदस्य, और याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय का एक रिटायर्ड जज। याद रखना इसमें होते हैं अध्यक्ष और 2 सदस्य के रूप में। तो याद रखना ये आपका आयोग की क्या है, संरचना है, इसको भी याद रखिएगा और इसको भी जानना जरूरी, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है यह भारतीय निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर के काम करता है। तो जो परिसीमन आयोग होगा वो निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर ही काम करता है, क्योंकि निर्वाचन आयोग जो है उसमें भी उसकी बड़ी भूमिका होती है इसके काम में। इसीलिए इसके जो दोनों सदस्य हैं वो निर्वाचन आयोग से जुड़े होते हैं, एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग से और एक राज्य निर्वाचन आयोग से जुड़े होते हैं संबंधित राज्य से। ठीक है, तो इसको भी हमें जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। परिसीमन आयोग को एक असीम शक्ति दी गई है कि वो न्यायिक समीक्षा से परे होता है। परिसीमन आयोग जो रिपोर्ट दे देगा
जो सीमा तय कर देगा तो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, संसद में भी उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता, एक कॉमा भी चेंज नहीं कर सकता है कोई उसमें। तो ये शक्ति असीम शक्ति परिसीमन आयोग के आदेश में होती है, जब वो जो है सीटों का निर्धारण कर देता है और सीमाओं के तहत जो है लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के क्षेत्रों को तय कर देता है। तो कहा जाता है कि कानून के समान ताकत होती है, परिसीमन आयोग के आदेशों में कानून के समान पूरी ताकत होती है। नवीनतम जनगणना के आधार पर सीमाएं तय करने का अंतिम अधिकार किसको होता है? परिसीमन आयोग को होता है। न्यायालय से छूट क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण, आयोग के आदेशों को देश के किसी भी न्यायालय में, याद रखें देश किसी भी न्यायालय में, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कोई भी हो, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये हमको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और याद रखना ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत पूछ जाते हैं और आम आदमी को भी इस चीज को जानकारी होनी चाहिए। संसद का सीमित रोल क्या है कि आदेशों की अगर जो प्रतियां होती हैं लोकसभा और संबंधित राज्य विधानसभाओं के समक्ष रखी जाती हैं, लेकिन वो इनमें कोई संशोधन नहीं कर सकते। अर्थात जब ये परिसीमन आयोग पर सीमा तय कर देता है, परिसीमन जब तय हो जाता है लोकसभा और संबंधित राज्य की विधानसभाओं का, तो वहां के संसद और राज्य की विधानसभाओं के पटल पर इस रिपोर्ट को रखा जाता है। लेकिन वो देख सकते हैं, आप रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन वो संशोधन नहीं कर सकते। हाँ, इस पर जो है डिस्कशन हो सकता है संसद में भी और राज्य की विधानसभाओं में, लेकिन एक कॉमा भी चेंज नहीं कर सकते उसमें। जो परिसीमन आयोग ने कह दिया वही अंतिम होगा। तो इसमें याद रखना, न न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है और न संसद के राज्य की विधानसभाओं के प्रतिनिधि भी उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये साफ साफ इसमें जो है प्रावधान किया गया है। ये असीमित शक्ति जो है परिसीमन आयोग को दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं परिसीमन का इतिहास जो है कब कब खींची गई ये रेखाएं, अर्थात परिसीमन आयोग कब कब बनाया गया, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि परिसीमन आयोग कब कब बनाया गया है। तो पहली बार परिसीमन जो आयोग बनाया गया था वो 1952 में पहला बनाया गया था, परिसीमन आयोग अधिनियम 1952। तो बिना अधिनियम बनाए परिसीमन आयोग गठन नहीं हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। तो अभी हाल में संसद परिसीमन आयोग का जो है अधिनियम लाएगी और उसको पास कराने के बाद उसका गठन किया जाएगा। दूसरा 1963 में दूसरा बनाया गया था परिसीमन आयोग अधिनियम 1962 के तहत। तीसरा आपका 1973 में तीसरा बनाया गया जो है परिसीमन आयोग, परिसीमन अधिनियम 1972 के तहत। तो अधिनियम याद रखिएगा, अगर देखा जाए तो कॉमन मिल रहा है कि 52, 10, 62, 10, 72। ठीक, यहाँ पर पहला 52 में ही पास हुआ तो 52 में ही उसको बनाया गया, यहाँ 62 में पास हुआ तो 63 में बनाया गया, और यहाँ 72 में पास हुआ तो 73 में बनाया गया है। और इसके बाद है आपका जो है अगर कहा जाए तो 81 और 91 में कोई परिसीमन नहीं बनाया गया। और याद रखिएगा जो चौथा परिसीमन आयोग था वो परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत ये बनाया गया, 2002 में ही बनाया गया। तो 4 परिसीमन आयोग बन चुके हैं। अब जो बनेगा वो 5वां परिसीमन आयोग बनेगा और उसके तहत 2026 के बाद जो लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं की सीटों को फीज किया गया था, रोक दिया गया था, उसको क्या किया जाएगा, अब आगे बढ़ाया जाएगा। तो 5वां जो परिसीमन आयोग बनेगा वो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बाकी ये 4 भी बहुत महत्वपूर्ण है, इनको भी याद रखना। अभी तक 4 बार परिसीमन आयोग गठन हो चुका है। तो कब कब हुआ है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इस पे जो है बिल्कुल क्या कहते हैं इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, गलती यहां आप लोगों से ना होने पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक फ्रीज का मैट्रिक्स क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य की बात किया जाए तो याद रखिएगा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं सीटों को 2026 तक रोक दिया गया था कि इसको नहीं बढ़ाया जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए यह काम किया गया था। तो याद रखिएगा 84वां संविधान संशोधन 2001 में पारित किया गया और कुल सीटों की संख्या को फ्रीज अर्थात स्थिर कर दिया गया था। 1971 की जनगणना के आधार पर ही अभी तक हमारे यहाँ 543 लोकसभा की सीटें ही थी, ये बात याद रखिएगा। तो ये रोका कब गया, जो है 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा इसको रोक दिया गया था कि 2026 तक याद रखिएगा सीटें नहीं बढ़ सकती हैं। इसके बाद 87वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का क्षेत्रीय परिसीमन किया गया, कुल सीटें नहीं बढ़ाई गई। परिसीमन तो किया गया 87 संविधान संशोधन के तहत,
कुछ क्षेत्रों का परिसीमन तो किया गया, लेकिन सीटें नहीं बढ़ाई गई, वो सीटें जैसी थी वैसे रह गई। और परिसीमन जो हुआ था 2001 की जनगणना के अनुसार किया गया, लेकिन कहा गया कि सीटें नहीं बढ़ेंगी, आप परिसीमन कर सकते हैं। तो जो सीटें 1971 जनगणना के आधार पर तय की गई थी उतनी ही सीटें रह गई, सीटों में बढ़ोतरी नहीं हुई। लेकिन अब सीटों में बढ़ोतरी की जाएगी, कैसे की जाएगी अभी हम आगे आगे आपको बताएंगे। दोनों संशोधन वर्ष 2026 तक लागू रहेंगे। तो याद रखिएगा 84 संविधान संशोधन और 87 संविधान संशोधन दोनों याद रखिएगा, कब कब हुए, पारित हुए, ये याद रखिएगा, और किसमें क्या प्रावधान किया गया ये याद रखिएगा। और दोनों संशोधन याद रखना आपका जो है 2026 तक लागू रहेंगे। अब 2026 के बाद जो है जब नया परिसीमन आयोग बनेगा तो सीटों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जो 26 तक लॉक लगाया गया था सीटें नहीं बढ़ेंगी, उसका समय पूरा हो चुका है। अब सीटों के बढ़ने का समय आ चुका, क्योंकि जनसंख्या तेजी से बढ़ी है भारत में, और विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश इस समय भारत हो चुका है, चीन को पीछे कर चुका है। तो सबका समान प्रतिनिधित्व हो सके, सबके समान प्रतिनिधि संसद में पहुंच सके, इस आधार पर संसद की जो सीटों को बढ़ाया जाएगा। कितने बढ़ेंगी, कैसे बढ़ेंगी, सबको आगे हम आपको एक एक करके यहाँ पर बताते चलेंगे, ठीक है। 2026 के बाद की अगर दिशा की जाए तो एक ऐतिहासिक बदलाव क्या होगा कि याद रखिएगा, जो बदलाव होगा वो परिसीमन आयोग बनाया जाएगा, और 26 के बाद जो लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी वो कैसे बढ़ेंगी उसको हम देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे कि लोकसभा का ऐतिहासिक विस्तार होने जा रहा है, और 543 से 550 सीटें अब हो जाएंगी। और परिसीमन जो होगा, जो ये संशोधन किया जाएगा, जो प्रस्ताव लाया गया है वो प्रस्ताव 131वां संविधान संशोधन विधेयक है। अभी वो यही विधेयक जब पास हो जाएगा तो संविधान संशोधन का जो नंबर होगा वो अलग हो जाएगा, ठीक। लेकिन प्रस्ताव इस समय कौन सा है, 131वां नंबर विधेयक है, ये याद रखिएगा। और 2029 के चुनाव का नया ब्लूप्रिंट बनकर तैयार हो रहा है। तो जो 2029 का जब लोकसभा चुनाव कराया जाएगा तो 850 लोकसभा की सीटों पे कराया जाएगा, ये बात याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और याद रखना जो ये विधेयक है तो विधेयक का नंबर कौन सा है, 131वां है। जब पास हो जाएगा तो संविधान संशोधन में ये क्या हो जाएगा, 107वां संविधान संशोधन हो जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। लेकिन अभी तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, ये बात याद रखिएगा। और लेकिन जो विधेयक का नंबर है वो अलग होता है, और पास होने के बाद वो अलग नंबर हो जाता है, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम देखते हैं इसमें और डिटेल में देखते हैं तो लिखा है नया गणित, लोकसभा में अब 850 सीटें हो जाएंगी। तो टोटल जो 850 सीटें होंगी इसमें 815 सीटें राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में होंगी, क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाएंगे। तो 850 सीटें होंगी, ये कहां से होंगी, राज्यों से होंगी। तो जो भारत में राज्य हैं उन राज्यों से 885 सीटें होंगी। आज वर्तमान में इनकी सीटों संख्या कितनी है, तो 543 है। इसमें 80 सीटें केवल लोकसभा की किसमें है, उत्तर प्रदेश से हैं। तो जब 850 सीटें हो जाएंगी तो उत्तर प्रदेश की सीटें भी बढ़ जाएंगी, बिहार की सीटें बढ़ जाएंगी। तो जहां जिन राज्यों में जनसंख्या ज्यादा है उनके प्रतिनिधि भी अपने आप क्या हो जाएंगे, इसमें ज्यादा आ जाएंगे। तो याद रखिएगा उनका राजनीतिक महत्व बढ़ जाएगा। ये आशंका भी है, ये डर भी है दक्षिण के राज्यों को, क्योंकि उन्होंने जनसंख्या के नियम का पालन सही से किया। तो उनको डर है कि कहीं हमारा जो है अधिकार, हमारा जो राजनीतिक अधिकार वो सीमित ना हो जाए, ये डर उनके अंदर बना हुआ है, जिसको हम आगे अभी आपको बताएंगे। दूसरा, अब 850 में से अगर कहा जाए तो 815 सीटें केवल राज्यों से हैं और 35 सीटें याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। तो जो संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार चुने जाएंगे, तो हमारे केंद्र शासित जो प्रदेश हैं अगर कहा जाए तो 35 सीटें वहां बढ़ेंगी, वहां टोटल 35 सीटें हो जाएंगी। और 815 सीटें याद रखिएगा राज्यों से हो जाएंगी। तो टोटल कितना हो जाएगा, 850 लोकसभा सीटें हो जाएंगी। तो बहुमत का आंकड़ा भी क्या हो जाएगा, अब बदल जाएगा, ठीक है। अगर बात किया जाए जो ड्राफ्ट है, याद रखिएगा जो बिल विधेयक तैयार किया गया है वो 131वां संविधान संशोधन बिल बनाया गया है, जो 14 अप्रैल 2026 को जारी किया गया। इसके तहत ऐतिहासिक प्रस्ताव पेश किया गया है, याद रखिएगा। तो 14 अप्रैल को जो है इस ड्राफ्ट को बनाया गया, इस बिल को बनाया गया है। उस बिल का नंबर है 131वां, याद रखिएगा। लेकिन जब ये संशोधन बन के तैयार हो जाएगा तो उसका नंबर बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो है आपका जो बिल का प्रस्ताव हो 131 नंबर है, इसको हमें याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और एक नजर में इनके बदलाव को देखा जाए तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो वर्तमान सीमा बनाम भविष्य का जो खाका होगा वो कैसा होगा। तो वर्तमान में क्या है कि 550 सीटें हैं
अधिकतम लिखा है, कुल अधिकतम क्षमता 550 की है। राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है 530 सीटों का होता है और 20 सीटें क्या होती हैं, जो है केंद्र शासित प्रदेश से होती हैं। तो 550 सीटें अधिकतम होती हैं, लेकिन वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी है, 543 सीटें। तो हम अधिकतम भी पढ़ते हैं, हमें पता है, और वर्तमान में कितनी सीटें भी पता है। यहाँ नई लोकसभा बनाई गई है, जो नई राज्यसभा बनाई गई, जो दोनों सदन बनाया गया और हमारी जो नया पार्लियामेंट बनाया गया है, वो इसी को परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख के बनाया गया था कि 2026 में जब परिसीमन आयोग हो जाएगा, सीटों की संख्या बढ़ जाएंगी, तो कहाँ बैठेंगे? ऐसा तो नहीं कि दरी बिछा करके नीचे बैठ जाएंगे। संसद के प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। इसीलिए देखा होगा कि जो नई लोकसभा बनाई गई है, नई राज्यसभा बनाई गई है, नया पार्लियामेंट बनाया गया, तो उसमें 888 सीटें बनाई गई हैं लोकसभा में बैठने के लिए, और सीटों की संख्या कितनी बढ़ाई जाएगी, 850 बढ़ाई जाएगी। तो भविष्य को ध्यान में रखते हुए नया संसद बनाया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि नई संसद बनाने की क्या आवश्यकता है, यही आवश्यकता था, इसी को लेकर के बनाया गया था, क्योंकि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं की सीटें बढ़ेंगी, तो उस आधार पर उतना सीटें नहीं है। इसलिए जो है आप देखिएगा, कुछ राज्यों की नई विधानसभा भी बनाना पड़ेगा उनको, क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ेगी तो कहां बैठाओगे उनको? ऐसा तो है नहीं कि दरी बना बिछा दोगे या आप नीचे, कुछ लोग नीचे बैठ जाए, ऐसा तो होगा नहीं। तो हमें नया बनाना पड़ेगा ना। तो संसद, इसीलिए नई संसद बनाई गई थी, ये भी याद रखिएगा, कारण उसका ये था। परिसीमन के बारे में याद रखिएगा, मैंने बता ही दिया था। शाब्दिक अर्थ होता है कि सीमाएं तय करना। लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाओं का जनसंख्या के आधार पर क्या करना था, पुनर्निर्धारण करना था। मैंने बताया कि समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए, भौगोलिक समायोजन होना चाहिए, और आरक्षित सीटें SC ST के लिए जो की जाती हैं वो आपका होना चाहिए। परिसीमन आयोग कर कायदा संवैधानिक आधार मैंने आपको बता ही दिया था। परिसीमन आयोग गठन जो किया जाता है संसद द्वारा अधिनियम बना के किया जाता है, मैंने बता दिया है। अनुच्छेद 170 के तहत राज्य की विधानसभाओं की सीटों को बढ़ाया जाएगा और 82 के तहत लोकसभा की सीटों को बढ़ाया जाएगा, ये तय किया गया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, इस सब मैंने आपको बता ही दिया है इसमें। फिर इतिहास और सीटों का जो है आपका ऐतिहासिक जो रोक है, मैंने ये भी बताया था कि अतीत में कौन कौन से परिसीमन बन चुके हैं, 52 में, 63 में, 73 और 2002 में, सब मैंने बता चुका हूं। इसके लिए जो रोक लगाई गई थी 2026 तक सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी, वो 84वां संविधान संशोधन 2001 में पारित किया गया था। और याद रखिएगा, जो वर्तमान में 243 सीटें थी, वो याद रखिएगा 1971 की जनगणना के आधार पर थी, ये हमें याद रखना है। इसके बाद 87वां संविधान संशोधन लागू किया गया 2003 में। और याद रखिएगा, निर्वाचन क्षेत्रों की सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी, लेकिन परिसीमन कर सकते हैं, ये छूट दी गई थी, लेकिन सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी, याद रखिएगा। और 2026 के बाद रोक हटेगी, और 26 के बाद जो है जनगणना के आधार पर जो है सीटों की संख्या स्वतः ही क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर सीटें हैं। इनमें ऐसा नहीं है कि सरकार अपने मन से कुछ बढ़ा देगी, लेकिन नहीं, वो क्या है, वो आपका जनसंख्या के आधार पर है। तो जनसंख्या में सबका समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए ना, इसीलिए ये काम किया जा रहा है। तो इसके एक एक बारीक चीजों को हमें याद रखना जरूरी है। ठीक है, बदलाव की मुख्य वजह क्या है, जो ये बदलाव हो रहा है, क्या कारण है? तो जो पहला कारण है, याद रखिएगा, महिला आरक्षण, नारी शक्ति जो बंधन अधिनियम लाया गया, और 33% आरक्षण संविधान में 106 संविधान संशोधन जो है वो महिलाओं को 33% आरक्षण देता है। लोकसभा की में और राज्य की विधानसभाओं में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, उसके लिए क्या होगा, समस्या क्या हो जाएगी कि जब 543 सीटें रहेंगी, तो यदि वर्तमान 543 सीटों में ही 33% आरक्षण लागू होता है, तो कई मौजूदा पुरुष सांसदों की सीटें कट जाएंगी, जिससे राजनीतिक अस्थिरता आती है, ये समस्या होगी। अगर संशोधन करेंगे तो 850 सीटें हो जाएंगी, तो उसमें 33% महिला आरक्षण रहेगा। तो ये भी एक कारण है, सीटों को बढ़ाने के पीछे एक कारण ये भी है। तो कुल सीटों को 850 तक बढ़ाना है, इससे 33% कोटा आसानी से लागू होगा और मौजूदा राजनीतिक संतुलन भी नहीं बिगड़ेगा, वो भी अपने आप क्या रहेगा, बना रहेगा। तो 33% आरक्षण जो महिलाओं को दिया जा रहा है, ये बदलाव के पीछे एक कारण ये भी है, ये भी हमें याद रखना होगा। ठीक है, आगे है आपका लक्ष्य क्या है कि 2029 के चुनावों से लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देना है। तो जब आपकी लोकसभा का चुनाव 2029 में किया जाएगा, तो 33% सीटें रिजर्व हो जाएंगी, किसके लिए, महिलाओं के लिए। वहां महिला प्रतिनिधि ही चुनाव लड़ सकती हैं,
किसी भी पार्टी की, कोई भी अगर वो मान लीजिए कोई सीट तय कर ली गई कि इस पे केवल महिला ही लड़ सकती हैं, तो वहां पुरुष नहीं लड़ सकते हैं, वहां महिला ही चुनाव लड़ेंगी, ये बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और हर पार्टी के मेंबर को वहां महिला ही उम्मीदवार उतारना पड़ेगा, जैसे एससी एसटी के मामले में होता है। अगर मान लो कोई सीट एससी या एसटी के लिए निर्धारित की गई है, तो वहां पार्टी का कोई भी पार्टी हो, अपना जो कैंडिडेट उतारेगी चुनाव के लिए वो एससी या एसटी ही उतारती है, उसमें और कोई जात के लोग नहीं उतार सकते, क्योंकि कोटा है, वो सीट उसके लिए रिजर्व की गई है। तो वही हाल महिलाओं के संदर्भ में होगा, वहां महिला प्रतिनिधि ही किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, महिला कैंडिडेट ही वहां पे उतारी जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। बदलाव की जो मुख्य वजह, दूसरी जो वजह है 1971 बनाम आज की वास्तविकता, ठीक है। 1971 की जनगणना के आधार पर देखा जाए तो 1971 की जनगणना की पुरानी व्यवस्था थी, वर्तमान सीटें 1971 की जनगणना के आधार पर तय थी। तब से अब तक देश की आबादी में भारी मात्रा में वृद्धि हो चुकी है, तो जनसंख्या का अगर देखा जाए समान प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या किया गया, आज का जो भारत है तीव्र शहरीकरण हो रहा है, शहरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, तो तीव्र शहरीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है और भारी प्रवासन हो रहा है, गांव से शहरों की ओर हो रहा है। तो जो जनांगीय है वो पूरी तरह से क्या हो गया है, अब बदल गया है। जो पहले 1971 का शहर था, आज 2026 का शहर में बहुत अंतर आ चुका है, शहरों का विस्तार बहुत तेजी से हो गया है। ऐसी स्थिति में लोकसभा की जो सीटें वर्तमान 1971 के आधार पर करना एक नाइंसाफी होगी, आम जनता के साथ नाइंसाफी होगी। इसलिए जो है सबका समान प्रतिनिधि संसद में हो सके, इसलिए जो है ये व्यवस्था करने की जरूरत है। तो 50 साल पुरानी व्यवस्था अब जनता का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती है। नई व्यवस्था इस असंतुलन को दूर कर वास्तविक जनादेश को क्या कर सकती है, दर्शा सकती है। इसीलिए याद रखिएगा ये जो है बदलाव किया जा रहा है 2026 के बाद। परिसीमन आयोग, इसकी संरचना और असीम शक्तियां मैंने आपको बता दिया था कि राष्ट्रपति द्वारा याद रखिएगा नियुक्त किया जाएगा परिसीमन आयोग को। अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। एक सदस्य जो होगा वो मुख्य चुनाव आयुक्त या नामित सदस्य होगा, और एक सदस्य क्या होगा, संबंधित राज्यों के राज्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। तो इसमें 3 सदस्य होंगे, याद रखिएगा, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे। राष्ट्रपति द्वारा इनको नियुक्त किया जाएगा। इसको जो है किसी भी कोर्ट में समीक्षा से बाहर किया गया है। आदेशों में कानून के समान ताकत होगी, इसमें जो आदेश होगा वो बिल्कुल कानून के समान ताकत होगी। जो कानून संसद बनाती है वो ताकत परिसीमन आयोग को दी गई है, और संसद या विधानसभा में कोई भी संशोधन, इसमें एक कॉमा भी चेंज नहीं कर सकता है कोई। अगर जो परिसीमन आयोग ने बना दिया वो बना रहेगा। हाँ, बहस हो सकती है लेकिन बदलाव नहीं हो सकता है, इस बात को याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है और याद रखना है, इसको जानना जरूरी भी है। विपक्ष की चिंताएं क्या है ये भी देख लेते हैं। तो उत्तर बनाम दक्षिण का जननांगीय जो आपका विवाद है, तो उत्तर का अगर देखा जाए तो उत्तर के जो राज्य हैं उनमें जनसंख्या ज्यादा है, दक्षिण के राज्यों में जनसंख्या कम है। तो इसीलिए विपक्ष की कुछ चिंताएं हैं, क्या है, उत्तर का लाभ क्या होगा, उत्तर भारत में जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ने से उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों का संसद में दबदबा और अधिक बढ़ जाएगा। जो दबदबा आज है वो दबदबा आगे भी बढ़ जाएगा। दक्षिण को नुकसान क्या होगा कि जिन राज्यों ने, दक्षिण राज्यों ने, तमिलनाडु, केरल आदि ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतरीन काम किया है, उनका राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये चिंता विपक्ष की है, दक्षिण के राज्यों की चिंताएं हैं, इस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या का विवाद क्या होगा कि विपक्ष की मांग क्या है, विपक्ष जनसंख्या के विवाद में क्या मांग किया है कि परिसीमन 2011 के पुराने आंकड़ों के बजाय 2021 का जो नवीनतम जनगणना के आधार पर होना चाहिए, जो अभी जनगणना शुरू हुई है उस आधार पर होना चाहिए, 2011 की जनगणना के आधार पर न कराया जाए। ये विपक्ष की एक मांग है। अब इस पर देखते हैं कहां तक इस पे बात बन सकती है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या 2029 तक का जो रोड मैप है अगर देखा जाए तो याद रखना 16 से 18 अप्रैल 2026 को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। इसमें 131वां संविधान संशोधन बिल पर चर्चा और इसे पारित कराने की प्रक्रिया की जाएगी। तो संसद का विशेष सत्र जो बुलाया गया है वो 16 से 18 अप्रैल 2026 तक बुलाया गया है, और इसी में याद रखिएगा जो 131 नंबर का जो बिल है, विधेयक है, इसको पेश किया जाएगा। ये आपका परिसीमन आयोग के गठन की बात होगी। तो याद रखिएगा परिसीमन आयोग की स्थापना की जाएगी एक अधिनियम बना करके। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में नए आयोग पर काम शुरू होगा। सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाएगा और देश भर में 850 सीटों का नया खाका और आरक्षण तय किया जाएगा। और इसके बाद जो है आम चुनाव होंगे। तो 33% आम चुनाव कब होगा, 2029 में। तो 33% महिला आरक्षण के साथ
नए स्वरूप और नई सीटों पर ऐतिहासिक लोकसभा का चुनाव कराया जाएगा। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो रोड मैप है, इस आधार पर जो अभी होने जा रहा है, इसको याद रखिएगा। विशेष सत्र बुलाया गया है, इसमें परिसीमन अधिनियम पास कराया जाएगा और फिर परिसीमन आयोग बनाया जाएगा। परिसीमन आयोग रिपोर्ट देगा बना करके 850 सीटों का आरक्षण के साथ, महिला आरक्षण या SC/ST आरक्षण के साथ सीटों को निर्धारित करके रिपोर्ट देगा और फिर उसी आधार पर 2029 का चुनाव कराया जाएगा, जिसमें 33% आरक्षण पहली बार महिलाओं को दिया जाएगा आपका लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में। ठीक है, निष्कर्ष कर कहा जाए तो एक नया लोकतांत्रिक अध्याय होगा। 850 सीटों के साथ एक वोट एक मूल्य हो जाएगा। तो 815 राज्यों की सीटें और 850 की कुल क्षमता केवल एक संख्या का खेल नहीं है, या 2029 के चुनाव में एक यथार्थ वास्तविकता होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना। नए बदलाव के साथ जो है ये काम होगा। तो परिसीमन आयोग क्या होता है मैंने बता दिया है, उसका संवैधानिक आधार क्या है, उसमें क्या बदलाव हो सकता है कि नहीं हो सकता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 850 सीटें होंगी अभी, लेकिन यह क्लियर नहीं किया गया है कि किस राज्य में कितनी सीटें होंगी। वो परिसीमन आयोग खुद तय करेगा जब वो परिसीमन आयोग काम करना शुरू करेगा। लेकिन उसको एक लक्ष्य दे दिया गया है कि 850 सीटों में ही रहेंगी, उससे अधिकतम सीटें नहीं रहेंगी। अब चुनाव कितने पे होता है, क्या होता है, इसके आगे जो जो बदलाव होगा उसका वीडियो मैं आपको लगातार पहुंचाता रहूंगा, उसकी जानकारी आपको देता रहूंगा। तो एग्जाम के पॉइंट व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण चीज था, इसको जानना जरूरी है। परिसीमन आयोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे वाले आगामी कोई भी परीक्षा होगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जो बताइएगा। ओके, थैंक यू।